आप सुन रहे हैं मेरी डरावनी कहानी। अब तक की सबसे रोमांचक और रहस्यमयी कहानी सुनने जा रहे हैं, जो सत्य की वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपकी रातों की नींद उड़ाने के लिए बनी है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, भूतेश्वर। नाम से ही अजीब लगता था, और अजीब था भी। गांव की आबादी ज्यादा नहीं थी, कोई 200 के आसपास घर, पर हर चेहरा एक रहस्य लिए घूमता था। यहां की एक अजीब मान्यता थी, सूरज डूबने के बाद किसी के दरवाजे पर दस्तक नहीं दी जाती। बुजुर्ग बताते थे कि बहुत साल पहले एक तांत्रिक की आत्मा गांव में बंध गई थी। वो तंत्र विद्या से लोगों की आत्माएं खींच लेता था और अपनी छाया में कैद कर लेता था। एक पुराना मंदिर गांव के किनारे था, जिसे लोग साए वाला मंदिर कहते थे। बंद, टूटा हुआ और झाड़ियों से घिरा। शहर से आए एक परिवार, राजन, विभा और उनकी 17 साल की बेटी श्रुति ने गांव के कोने पर बनी एक पुरानी हवेली किराए पर ली। वे शांति चाहते थे और शहर की भागदौड़ से दूर एक शांत जीवन। गांव वालों ने मना किया था उस हवेली में रहने को, पर राजन को अंधविश्वास पर विश्वास नहीं था। हवेली के आसपास घनी झाड़ियां थीं, दीवारें सीलन से भरी और खिड़कियां लकड़ी की पुरानी। घर के पिछले हिस्से में एक कुआं था, सूखा हुआ और गहरा। शाम को जब वे सामान रख रहे थे, तभी गांव की एक बुजुर्ग औरत, माई तुलसी, वहां आई। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, रात को दरवाजा मत खोलना, और अगर दस्तक हो तो समझ जाना कोई देख रहा है। राजन ने हंसते हुए बात को टाल दिया, लेकिन श्रुति की आंखों में डर समा गया। उस रात सब कुछ सामान्य था। शाम को ठंडी हवा, चाय की प्याली, पुराने गानों की धुन। पर जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, एक भारी सी दस्तक दरवाजे पर हुई। ठक ठक ठक। राजन उठकर खिड़की तक गया। बाहर कोई नहीं था। फिर दस्तक तेज हुई। ठक ठक ठक। शायद कोई गांव का लड़का होगा, कहकर उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, मगर जमीन पर गीली मिट्टी थी और उस पर एक काली परछाई उभरी थी, मगर इंसान नहीं दिख रहा था। वो परछाई धीरे धीरे दीवार की ओर सरकने लगी और देखते ही देखते गायब हो गई। श्रुति की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखें दरवाजे के कोने में जमी थीं, जहां उसने कुछ देखा। एक लंबी, पतली काली आकृति जो खड़ी थी, बिना हिले, आंखें लाल, चमकदार। राजन ने पीछे मुड़कर देखा, मगर उसे कुछ नहीं दिखा। उस रात श्रुति को नींद नहीं आई। श्रुति ने आंखें बंद की तो सपना शुरू हुआ। वो उसी हवेली में है, लेकिन पूरा घर अंधेरे में डूबा है। दरवाजे खुले हैं, हर कोने में छायाएं हैं, लंबी, अजीब और बोलती नहीं, सिर्फ घूरती हैं। एक परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है, लेकिन उसके पैरों की कोई आवाज नहीं होती। वो परछाई उसके सामने रुकती है और बुदबुदाती है, मैं तुझे चुन चुका हूं। श्रुति की चीख से नींद खुलती है। सुबह आंगन में एक अजीब चीज मिली। हल्दी के पेड़ के नीचे एक कटा हुआ काला तावीज, जिस पर कुछ लिखा था, जिसे साया छू ले उसका साया अपना नहीं रहता। राजन ने उसे उठाकर फेंक दिया, मगर विभा और श्रुति परेशान हो गई। माई तुलसी दोपहर को फिर आई। उसने तावीज देखा और कांप गई। ये तावीज नहीं, साए का निशान है। ये उसके आने की शुरुआत है। वो राजन को समझाती है कि उस हवेली में कभी एक तांत्रिक बंद था। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा उसी घर की दीवारों में समा गई। अब वो अपना शिकार ढूंढती है और दस्तक देकर किसी को चुन लेती है। राजन अब भी नहीं मानता, लेकिन उसी दिन रात को 3 बजे श्रुति को कुछ सुनाई देता है। श्रुति, बाहर आओ, नीचे देखो। उसकी आंखें खुलती हैं। सब कुछ शांत है, मगर आवाज बार बार आती है, नीचे देखो। कुएं में वो डरते हुए खिड़की से बाहर झांकती है। पीछे के सूखे कुएं में कोई आकृति झुकी हुई है। धीरे धीरे सिर उठाती है और ऊपर देखती है। लाल चमकदार आंखें, चेहरा धुंधला और होंठ हिले बिना
आवाज आती है, तू मेरी है। श्रुति बेहोश हो जाती है। सुबह उसकी हालत खराब थी, तेज बुखार, कांपती हुई हालत और चेहरा पीला। विभा घबरा गई। डॉक्टर को बुलाया गया। उसने कहा कि लड़की को घोर मानसिक तनाव हो रहा है या फिर कोई डरावना अनुभव। श्रुति होश में आते ही मां को पकड़ लेती है। मां, साया मुझे ढूंढ रहा है, वो मुझे बुलाता है हर रात। विभा ने अब राजन को मजबूर किया कि गांव के पुजारी से मिले। पुजारी महंत शिवदत्त ने जैसे ही हवेली की तस्वीर देखी, कांप गया। उसने कहा, इस हवेली के नीचे एक तांत्रिक की समाधि है। वो मर गया पर उसकी छाया अब भी जिंदा है। जो उसकी दस्तक सुनता है वो धीरे धीरे खुद साया बन जाता है। उन्होंने चेतावनी दी, या तो हवेली छोड़ दो या किसी को खोने के लिए तैयार हो जाओ। पर जाने से पहले उन्होंने एक खास मंत्र दिया, जिस रात वो दस्तक दे उसे जवाब मत देना। अंदर रहो, दिया जलाओ और खिड़कियां बंद कर लो। अगर किसी ने जवाब दिया तो साया उसे अपना बना लेता है। राजन अब थोड़ा घबराया था। सब खिड़कियां बंद की गईं, दिए जलाए गए और हर कमरे में नमक और हल्दी रखी गई। रात के 1 बजे फिर दस्तक हुई। ठक 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 ठक। इस बार दरवाजे के पीछे कोई भारी सांस ले रहा था। अंदर से भी सुनाई दे रहा था। श्रुति की आंखें पलकों से चिपकी थीं, लेकिन उसकी आत्मा बाहर महसूस कर रही थी। दरवाजे के नीचे से एक काली परछाई सरक कर अंदर आ गई थी, धीरे धीरे फैलती हुई कमरे की दीवारों तक। पिछली रात की घटना के बाद हवेली का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब घर के हर कोने में एक अजीब सी ठंडक बस गई थी, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति दीवारों में समा गई हो। श्रुति जमीन पर बैठी दीवार को घूर रही थी। उसकी आंखों में नींद नहीं, डर बस चुका था। साया अब घर के अंदर था। राजन, जो अब तक हर बात को झूठ मानता था, अब खुद कांप रहा था। उसने देखा, दीवार पर ताजा नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से खुरचा हो, और नीचे फर्श पर वही परछाई, बिन इंसान के। विभा ने पुजारी को फिर से बुलाने को कहा, लेकिन उससे पहले कुछ और होने वाला था। अगले दिन गांव की एक लड़की गुड़िया अचानक गायब हो गई। उसकी मां रोती हुई माई तुलसी के पास पहुंची। माई तुलसी ने सिर्फ एक बात कही, दूसरी दस्तक पूरी हो गई है, अब तीसरा नंबर बचा है। गांव में डर फैल गया। लोगों ने अपने दरवाजों पर नींबू मिर्च, हल्दी और राख लटकानी शुरू कर दी। लेकिन हवेली के बाहर एक बात अजीब थी, वहां राख लगाने के बाद भी वह हर सुबह मिट जाती थी, जैसे कोई छाया आकर उसे चाट जाती हो। अब श्रुति की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। वो कम बोलने लगी थी। उसकी आंखें सूनी थीं, लेकिन उसमें एक चमक थी, लाल और डरावनी। एक रात उसने मां से कहा, मां, उसने कहा है कि वो मुझे ले जाएगा, लेकिन तुम्हें छोड़ देगा। विभा सन्न रह गई। श्रुति अब अपने कमरे में अकेले घंटों दीवार से बात करती थी, और दीवार पर हर सुबह कोई नई आकृति बनती थी, जैसे कोई चढ़ता जा रहा हो। राजन ने अब गांव के पुराने रिकॉर्ड्स देखने का मन बनाया। वो पंचायत भवन गया, जहां पुराने कागजों और फोटोज का ढेर था। वहां उसे 1924 की एक तस्वीर मिली। एक सफेद धोती पहना हुआ आदमी, आंखों में कालापन, और पीछे लिखा था, तांत्रिक विषकेतु जिस दिन इसे जला दिया गया, उस दिन इसकी परछाई अलग हुई थी। राजन ने पाया कि विषकेतु को इसी हवेली के नीचे छुपाकर मार डाला गया था, लेकिन उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिला। तब गांव में एक पुजारी ने बताया था, उसकी परछाई आज भी जिंदा है। साया कभी नहीं मरता, वो सिर्फ इंतजार करता है किसी को चुनने का। श्रुति अब बदल रही थी। रात को श्रुति के कमरे से तेज आवाजें आने लगी थीं, फर्नीचर सरकने की, दीवारों से किसी के टकराने की। एक रात विभा अंदर गई तो देखा, श्रुति हवा में बैठी थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, आंखें पूरी तरह लाल थीं
और वो एक अनजानी भाषा में बुदबुदा रही थी। दीवार पर खून से लिखा था, तीसरी दस्तक पूरी हुई, अब दरवाजा खुलेगा। अब पुजारी शिवदत्त को बुलाया गया। उन्होंने घर का शुद्धिकरण शुरू किया। उन्होंने बताया, ये कोई आम आत्मा नहीं, ये साया है। ये इंसान के मन में घर करता है, पहले डर से, फिर सपनों से, फिर शरीर से। श्रुति अब आधी उसकी हो चुकी है। पूजा शुरू हुई, लेकिन जैसे ही मंत्र तेज हुए, घर में तांडव शुरू हो गया। खिड़कियां अपने आप बंद होने लगीं, दिए बुझ गए और हवा इतनी तेज चली कि पुजारी का चोगा उड़ गया। तभी एक साया पुजारी के पीछे आकर खड़ा हो गया। राजन ने देखा, एक लंबा राक्षसी आकार, बिना चेहरा, लेकिन आंखें सिर्फ 2 जलते अंगारे। साया ने फुसफुसाया, अब मेरी बारी है। राजन ने श्रुति को उठाया, विभा को बुलाया और तीनों भागकर हवेली से बाहर निकले। पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली से चीखें आने लगीं। गांव के लोग डर के मारे घरों से नहीं निकले। राजन, विभा और श्रुति गांव के मंदिर की शरण में पहुंचे। अंत में एक सच का सामना। मंदिर में पुजारी ने कहा, तुम साये से नहीं भाग सकते, उसे वहीं ले चलना होगा जहां वो पैदा हुआ था, साये वाले मंदिर। श्रुति, अब दरवाजा है। अगर समय रहते कुछ नहीं किया तो साया इसी दुनिया में आ जाएगा। रात का समय था। पूरा गांव नींद में डूबा था, लेकिन मंदिर में एक अलक्षित हलचल चल रही थी। पुजारी शिवदत्त, विभा, राजन और श्रुति को लेकर मंदिर की सबसे पिछली कक्ष में ले गए, जहां वर्षों से कोई नहीं गया था। श्रुति अब पूरी तरह सामान्य नहीं थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। वो बार बार फुसफुसाती थी, वो आ रहा है, वो मुझ में है। पुजारी ने एक भारी भरकम ग्रंथ निकाला। उस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, छायाकल्प, अध्याय साया तंत्र। राजन ने पूछा, क्या ये वही मंदिर है जहां वो तांत्रिक वृषकेतु पूजा करता था? शिवदत्त बोले, हां, यही है। इस मंदिर के नीचे गुप्त गर्भगृह है, जहां वृषकेतु ने साये की तंत्र पूजा की थी। उसकी मौत के बाद वो साया वहीं कैद हो गया, लेकिन अब उसने दरवाजा खोल लिया है। पुजारी ने मंदिर के पीछे की दीवार में लगे पत्थर को खिसकाया। वहां एक सीढ़ी नीचे जा रही थी, अंधेरी, सड़ी हुई हवा से भरी। श्रुति जैसे ही सीढ़ियों की ओर बढ़ी, उसका शरीर कांपने लगा। उसने धीरे से कहा, यहां वो मुझसे बात करता था, सपनों में। यही उसकी दुनिया है। राजन और विभा ने उसे पकड़ा और नीचे ले जाने लगे। सीढ़ियों के नीचे अजीब चित्रों वाली दीवारें थीं, इंसानों की परछाइयां, उलटे लटके तांत्रिक, और बीच में एक आंख जलती हुई। जैसे ही वो नीचे पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब अंदर थे सिर्फ 4 लोग, श्रुति, राजन, विभा और पुजारी। गर्भगृह की दीवारों पर तांत्रिक मंत्रों के निशान थे और बीचों बीच बनी थी एक काली चौकी, जहां कभी वृषकेतु ने साये को बुलाया था। पुजारी ने कहा, अब हमें श्रुति की आत्मा को मुक्त करना होगा और साये को उसी चौकी में वापस बांधना होगा। पुजारी ने पूजा शुरू की। वह संस्कृत और प्राचीन पिशाच भैरव मंत्रों का उच्चारण करने लगे। हवा गर्म होने लगी, दीवारों से राख गिरने लगी और फिर साया प्रकट हुआ। एक परछाई आकार बदलती, कभी राजन का चेहरा, कभी श्रुति की, कभी विभा की। उसकी आवाज गूंजी, तुमने मुझे बुलाया नहीं, मैंने खुद चुना है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसने झपट्टा मारा और श्रुति हवा में उठ गई। उसकी आंखें अब जलने लगी थीं। पुजारी चिल्लाए, किसी को बलिदान देना होगा। साया तभी बंधेगा जब वो अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़ेगा या उसे कोई जिंदा पकड़कर उसी चौकी पर चिपका दे। राजन आगे बढ़ा, मैं तैयार हूं, श्रुति मेरी बेटी है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। वो दौड़ा और जैसे ही साये ने श्रुति को छोड़ा, राजन ने उसे पकड़ लिया। दोनों चौकी पर गिर पड़े। पुजारी ने मंत्र का आखिरी पाठ पढ़ा, ओम छाया बंध माया ग्रंथि स्वाहा। साया गया, पर क्या सच में? एक तेज बिजली कड़कती है और पूरा गर्भगृह हिलता है।
श्रुति जमीन पर गिरती है बेहोश। राजन वहीं पड़ा है, उसकी सांस थमी हुई। दीवारों पर साए जलने लगे और फिर एक भयंकर चीत्कार के साथ सब शांत हो गया। दरवाजा खुल गया। श्रुति की आंख खुलती है। वो अब पहले जैसी है, मासूम, शांत। पुजारी बोले, राजन ने साए को खुद में बांध लिया है, लेकिन वो जिंदा है, कहीं गहराई में किसी दिन लौटने के लिए। 1 साल बाद श्रुति अब एकदम ठीक है। हवेली बेच दी गई है। विभा गांव छोड़कर शहर आ गई हैं। लेकिन एक रात श्रुति के कमरे की दीवार पर एक परछाई उभरती है और फुसफुसाती है, मैं वापस आऊंगा, क्योंकि साया कभी मरता नहीं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।